हेलो दोस्तों, वेलकम टू चहल एकेडमी। टुडे इज 26 ऑफ जुलाई 2023। सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आइए जो भी द हिंदू के अंदर मौजूद हैं उसका डिटेल्ड एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को 360 डिग्री कवर करते हैं और देखते हैं आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन से इसको कैसे लिंक कर सकते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज आपके लिए जरूरी हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट पेज पे देखते हैं GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस। आप इसको लिंक कर सकते हैं। अपोजिशन प्लान्स नो ट्रस्ट मोशन अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट। इंडिया ग्रुपिंग, अभी इंडिया ग्रुपिंग क्या है दोस्तों? इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, यानी कि ये एक समूह है। जब हम लोग पहले भी एडिटोरियल डिस्कशंस में बात कर रहे थे कि ये एक ऐसा ग्रुप बनाया गया है अपोजिशन पार्टीज के द्वारा। भारत के अंदर बहुत सारी पार्टीज मिली हैं, आपस में अलाइन होती हैं, जुड़ जाती हैं। किसके अगेंस्ट? बीजेपी के अगेंस्ट। बोलती हैं कि एनडीए यानी बीजेपी अगली बार दोबारा से 2024 के इलेक्शन में जीत करके ना आ पाए, उसके लिए एक अलायंस बनाया जाता है। और ये अलायंस अब किस चीज पे फोकस कर रहा है? वो अलायंस फोकस कर रहा है कि हम किसी भी प्रकार से अब इनको नहीं आने देंगे। और यहां पर जो बोला जा रहा है वो ये है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि नो ट्रस्ट मोशन भी आप इसको कह सकते हैं, उसको लाने की बात कर रहा है। तो आइए बात करते हैं व्हाट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि ये तो एक पॉलिटिकल न्यूज है दोस्तों। अब ये सब नहीं पूछता है यूपीएससी की भाई इंडिया अलायंस क्या करने वाला है, ये सब दिस इज नॉट योर यूपीएससी पेपर, तो ये सब नहीं पूछता है ये सब। हाँ, यूपीएससी यहाँ पे क्या पूछ सकता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में पूछ सकता है, जरूर पूछ सकता है। वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में कुछ डिटेल अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। सबसे पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन, नाम से आप समझ सकते हैं ये एक ऐसा मोशन है, यानी कि एक ऐसी स्टेटमेंट या वोट है जो कि किस चीज को दर्शाता है? वो इस चीज को दर्शाता है कि अ पर्सन इन पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो भी व्यक्ति उस रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठा है, अब उस पे हमें कोई भी भरोसा नहीं रहा है। वी हैव लॉस्ट द ट्रस्ट एंड द कॉन्फिडेंस फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक पूरी की पूरी प्रजा में एक राजा है, उस राजा पे अब उस प्रजा को भरोसा ही नहीं रहा है। नो कॉन्फिडेंस। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आपकी पार्लियामेंट के संबंध में बात करी जाए तो इट इज अ स्टेटमेंट और अ वोट विच स्टेट्स दैट अ पर्सन, नॉट अ पर्सन, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट इन रूलिंग। तो वो सरकार जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो पार्टी जो अभी रूलिंग में है, उसके ऊपर अब भरोसा नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है? अब हमें नहीं लगता है कि वो इस पोजीशन को संभालने लायक है, यानी वो सरकार में रहने लायक है और पूरे देश चलाने लायक है। इस बात को नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए पास करा जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है? अपोजिशन पार्टी। देखिए, एक होती है रूलिंग पार्टी, एक होती है अपोजिशन। आप जानते हैं जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं, यानी कि जो सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है, वो इस चीज को लेके आती है जनरली। वैसे तो कोई भी ला सकता है, आप देखेंगे एमपी, कोई भी एमपी ला सकता है, बट हाँ जनरली क्योंकि जो राज में है, जो इस समय सत्ता में है, वो थोड़ी अपने खिलाफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे। हाँ, अगर उनको अपने खिलाफ या अपने को प्रूव करना होता है तो वो क्या लेके आ सकते हैं? वो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ सकते हैं, यानी वो अपनी बात को दर्शाने के लिए कि आज भी सरकार में वो ही रहेंगे और पूरी प्रजा को इस बात का भरोसा है, तो वो क्या कर सकते हैं? खुद से एक दे कैन ब्रिंग अ कॉन्फिडेंस मोशन, एक मोशन पास कर सकते हैं कि देखो जितने भी एमपी बैठे हैं हमारे यहाँ पे सरकार के लिए बनाने लायक हैं, यानी दे आर विद मी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी इस चीज को तोड़ने के लिए कॉन्फिडेंस मोशन शो कर सकते हैं। अपोजिशन पार्टी जब लाएगा तो वो बोले जाएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन, कि हमें सरकार पे भरोसा नहीं है और गवर्नमेंट नीड्स टू प्रूव मेजॉरिटी इन द हाउस। अभी कॉन्फिडेंस कैसे आप बताते हैं? देखिए, जो प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अब बात ये होती है कि आर्टिकल 75 के अंदर ये चीजें मौजूद तो दे रखी हैं। अब बात किस फोकस पे करी जा रही है कि नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है पर्टिकुलरली अगर पास हो गया, इसका मतलब क्या है? देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने का मतलब यह है कि मिनिमम नंबर ऑफ जो वोट्स आपको लोकसभा में चाहिए वो है 273। अगर आपको मेजॉरिटी प्रूव करनी है, 273 वोट्स अगर सब लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं तब, और वो अगर नहीं मिल पाती है, किसको नहीं मिल पाती है? वहां पे बैठी सरकार को, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है। यानी कि अपनी बात को दर्शाने के लिए रूलिंग पार्टी को यह बताना पड़ेगा कि 273 वोट्स
मेरे को नहीं मिले हैं। यानी कि अब अगर मैं ये बात बोलता हूं आपको, यहां पे क्या बोला जा रहा है, जितने लोग बैठे हैं यहां पे, उसमें से जो मेजॉरिटी जनसंख्या है वो अगर इस मोशन को, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर मोहर लगा दे, यस बोल दे, इसका मतलब ये पास हो गया। और अगर ये पास हो गया तो समझ जाना सरकार गिर गई, सरकार खत्म हो जाएगी यहां से। बट हां, अगर यहां पे मेजॉरिटी नहीं मिली, लोगों ने इसके अगेंस्ट में वोट किया, तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ इतने परसेंट लोगों ने बोला कि हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना है, यस बोला, और इतने लोगों ने नो बोला। इसका मतलब ये मोशन फेल हो गया। यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन फेल होने का मतलब है कॉन्फिडेंस है सरकार में और सरकार जिंदा रहेगी। अब बात करते हैं इसके बाद कौन कर सकता है। इट कैन ओनली बी मूव्ड बाय लोकसभा, ये याद रखिएगा। यहां से यूपीएससी बोल सकता है, कहेगा दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों पास कर सकते हैं। जी नहीं, क्योंकि देखिए सरकार कहां बैठती है, सरकार तो लोकसभा में बैठती है। तो हाउस ऑफ द पीपल जिसे हम कहते हैं, लोकसभा के अंदर ही कोई भी एमपी इसको मूव कर सकता है इन राइटिंग। तो राइटिंग में आपको देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि भाई देखिए स्पीकर साहब, मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहता हूं। अच्छा, जब आपने ये मूव किया है तो आप एक बात याद रखिएगा, ये नोटिस देने के बाद अगर स्पीकर को ये लगता है, स्पीकर इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो स्पीकर क्या बोलेंगे, स्पीकर पूछेंगे, हाउस में ये नोटिस को रखेंगे और बोलेंगे कि हाँ जी बताइए भाई, कितने लोगों को नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कराना है या इस मोशन के साथ खड़े हैं। मिनिमम नंबर आपको कितने चाहिए, 50 मेंबर्स। मतलब देखिए होगा क्या, प्रोसीजर ये है कि एक व्यक्ति इसको राइटिंग में देगा, फिर स्पीकर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो भी लगी होती है, जैसे ही वो वाला मोशन की बात आएगी तो उसको स्पीकर नोटिस को सबके सामने बोलेंगे, पूरे असेंबली के सामने बोलेंगे, यानी कि पूरे के पूरे लोकसभा के सामने बोलेंगे और बोलेंगे देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात करी जा रही है बाय दिस पर्सन, तो बताइए कितने लोग इनका समर्थन करते हैं। मिनिमम 50 जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, एमपी हैं, उनको इसके फेवर में बोलना पड़ेगा, जी हाँ यस हम चाहते हैं कि ये आए। और जो कि हो सकता है क्योंकि अभी इंडिया अलायंस बन चुका है, तो 50 जो वहां पे पार्टी मेंबर्स हैं वो ये बात बोल सकते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बहस करी जाए। जैसे ही ये बात हो जाएगी, याद रखिएगा विद इन 10 डेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन 10 दिन के अंदर ही अंदर स्पीकर को फाइनली, देखो स्पीकर क्या करेगा, फाइनली एक डेट और टाइम अलॉट कर देगा कि हम इतने दिन, इतनी क्या कहते हैं, इस टाइम पीरियड पे डिस्कशन करेंगे इस मोशन पे, बट विद इन 10 डेज वोटिंग होगी ही होगी। यानी 10 दिन का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, विद इन 10 डेज, ये याद रखिएगा। सो जिस दिन स्पीकर ने वोटिंग के लिए यानी नोटिस ये रखा, 50 लोगों ने हाँ करा, उसके अगले 10 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि जो अपोजिशन पार्टी है वो डिस्कस कर सकती हैं बिफोर वोटिंग। तो 10 दिन के अंदर वोटिंग होगी, बट वोटिंग से पहले डिस्कशन होगा। उस डिस्कशन में क्या क्या आएगा कि सरकार की परफॉर्मेंस कैसी थी, सरकार ने क्या गलत किया, सरकार ने क्या अच्छा किया, जो भी है, तो सरकार की खामियां गिनाई जाएंगी अपोजिशन पार्टी के द्वारा, और पूरा का पूरा एक डिस्कशन रखा जाएगा। और स्पीकर ये फाइनल अथॉरिटी रखते हैं यहाँ पे कि स्पीकर अलॉट करेंगे कि कितना टाइम, क्या डेट इस पे होगा, और विद इन 10 डेज वोटिंग हो जाएगी फाइनली। अब जब फाइनल वोटिंग होगी, मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर बता चुका हूं, उस फाइनल वोटिंग में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने की बात होगी, अगर मेजॉरिटी लोगों ने हाँ उठा दी, हाथ उठा दिए, बोला कि हाँ नो कॉन्फिडेंस मोशन को हम मोहर लगाते हैं, सरकार गिर जाएगी। मेजॉरिटी लोगों ने हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब क्या है कि भैया कॉन्फिडेंस है सरकार में और सरकार जिंदा रहेगी। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर याद रखिएगा आप। क्यों मैं आपको 10 दिन वाला क्राइटेरिया बता रहा हूं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको यहां से पढ़ना पड़ेगा। As only 13 working days of the monsoon session are left, and Lok Sabha Speaker can take up to 10 days to admit a no confidence motion as per the procedure. ये याद रखना, मैक्सिमम 10 दिन के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है। यानी कि 13 दिन बचे हैं मॉनसून सेशन को खत्म होने में अभी, और अगर ये लाना चाहती है अपोजिशन पार्टी तो वो विद इन 3 दिन के अंदर अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस पास करवाएं और उस पर डिस्कशन करें, क्योंकि स्पीकर को ये टाइम पीरियड बोला गया है, विद इन 10 डेज आपको ये आंसर देना ही देना है। तो वो बोल रहे हैं कि अभी कांग्रेस लगी पड़ी है फटाफट से नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करवाने में। चलिए नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो यहां से पूछी जा सकती हैं आपसे, यू नो दे कैन ऑल्सो आस्क यू सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम हेयर।
दिस पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन कब पास करा गया। इस तरीके से सवाल यूपीएससी पूछ लेता है, पहले पूछा भी है कि पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आजाद भारत में कब हुआ था। 1963, 1963 बाय जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी के द्वारा करा गया था। किसके खिलाफ करा गया था? जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी उस समय, तो जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पहली बार लाया गया था जेबी कृपलानी के द्वारा, बट ये पास नहीं हुआ था। यानी कि जेबी कृपलानी का जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था वो हार गया और जवाहरलाल नेहरू की सरकार पे लोगों ने भरोसा दिखाया, यानी कि उनके मिनिस्टर्स उधर रिस्पॉन्सिबल रहे और उन्होंने वोटिंग आपके जवाहरलाल नेहरू के ही फेवर में करी। नेक्स्ट देखिए, दूसरा अगले ही साल दोबारा से नो कॉन्फिडेंस मोशन आया। फिर 1964 से लेके 1975 यानी 1964 टू 75 15 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, यानी अब तक का सबसे हाईएस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन इंदिरा गांधी की सरकार ने झेला है और ये एक बार भी पास नहीं हुआ है। यानी इंदिरा गांधी की सरकार हमेशा पास हो गई अपने कॉन्फिडेंस में, तो नो कॉन्फिडेंस कभी पास नहीं हुआ, यानी कि सरकार कभी नहीं गिरी। 1979 वाई चावन मूव्ड अगेंस्ट मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई के खिलाफ वाई चावन के द्वारा लाया गया जो एक इनिशिएटिव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन था, वो पहली बार आज तक पास हुआ है। इट इज द ओनली फर्स्ट टाइम, पहली बार सक्सेसफुल जो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करा गया है, यानी कि जहां पे मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई, खत्म हो गई, वो थी पहली बार 1979 में। आर्टिकल 75 मैं आपको बता चुका हूं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। अगर आपसे यूपीएससी पूछ ले क्या वर्ड या नेम नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, तो आंसर इज नो। नेम और द वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये नहीं मेंशन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 75 के अंदर इनहेरेंट पावर्स है, फिर आर्टिकल 118 के अंदर इनहेरेंट पावर्स है, जहां पे बोला गया है कि भैया बोथ हाउसेस कैन मेक रूल्स फॉर इटसेल्फ, अपने प्रोसीजर को चलाने के लिए रूल्स बना सकते हैं। उसी रूल्स में रूल 198 के अंतर्गत ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन का, याद रखिएगा। यानी कि लोकसभा रूल्स के अंदर ये मेंशन्ड है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है, ना ही कोई एक्ट में मेंशन्ड है। ये पावर्स डिराइव करते हैं अपने सिर्फ आर्टिकल से, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये पॉइंट आप पूछ सकता है आपसे यूपीएससी, ध्यान रखिए। GS3 साइंस एंड टेक फाइनल ऑर्बिट रेजिंग मैन्योवर ऑफ चंद्रयान 3 कंप्लीटेड। देखिए हम लोग पहले भी चंद्रयान पे बात कर चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि चंद्रयान 3 जो प्रिंसिपल पर काम कर रहा है वो किस तरीके से काम करेगा। देखिए मान लीजिए ये अर्थ है और चंद्रयान को हम लोगों ने यहां छोड़ा, अब वो इस तरीके से काम कर रहा है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि ये है चंद्रयान, तो एक इस ऑर्बिट में आपने उसको छोड़ा है, धीरे धीरे वो ऑर्बिट का मैन्यूवर हो रहा है। ऑर्बिट मैन्यूवर का मतलब धीरे धीरे वो अपने पास वाली ऑर्बिट से दूर वाली ऑर्बिट में जा रहा है, क्योंकि चांद की ऑर्बिट, ये है चांद आपका मून, तो मून की जो ऑर्बिट्स हैं वो यहां से स्टार्ट हो रही हैं, आप ऐसा लगा लीजिए। तो ये मून की ऑर्बिट है, ये आपका अर्थ है, ये आपका चंद्रयान था। तो चंद्रयान क्या कर रहा है? शिफ्ट कर रहा है, अपनी ऑर्बिट्स को मूव कर रहा है। एक फिर इस ऑर्बिट में आया, फिर आप देखेंगे फिर वो इस ऑर्बिट में आया, अभी फाइनली वो किस ऑर्बिट में आने वाला है? इस ऑर्बिट में आने वाला है। और देखिए क्या बोल रहे हैं, इसरो ने सक्सेसफुली कंप्लीट करा है 5th एंड फाइनल ऑर्बिटिंग रेजिंग मैन्योवर अर्थ बाउंड पेरिगी ऑफ द चंद्रयान 3। अर्थ बाउंड पेरिगी, पेरिगी का पी से पेरिगी, पी से पास, यानी कि अर्थ के सबसे पास आ चुका है। अब ध्यान से देखना, सबसे पास मतलब अगर मैं आपको किलोमीटर वाइज बताऊं तो अभी वो 236 किलोमीटर पर है। देखिए एक ऑर्बिट है, ऑर्बिट क्या है? सबसे नियरेस्ट, अर्थ के सबसे नियर आ चुका है 236 किलोमीटर, और सबसे दूर वाला एरिया क्या है? 1,27,609 किलोमीटर। यानी कि अब चंद्रयान इस वाली मूवमेंट पे जाएगा, देखिए ऐसे मूव करेगा चंद्रयान, और जब वो इधर आ जाएगा, इधर मून की ऑर्बिट उससे टच होगी, और यही हम लोगों ने बात करी थी कि इसको बोलते हैं स्लिंग शॉट थ्योरी। तो यहां से स्लिंग शॉट की तरह जाएगा, यानी कि आप यहां पे देख सकते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांस लूनर इंजेक्शन। सो यहां से वो लूनर वाले मून के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, और इसको हम लोगों ने बोला था कि इट इज स्लिंग शॉट।
तो देखिए स्लिंग शॉट यानी कि जब मैंने आपको बताया था कि आप एक धागा पकड़िए और उसमें एक पत्थर लगा लीजिए और फिर उसको घुमाइए, तो जैसे जैसे आप धागे को आगे बढ़ाते जाएंगे, उसकी रस्सी आगे बढ़ाते जाएंगे, आप देखेंगे कि जो फोर्स है यानी कि जो वेलोसिटी है वो बहुत तेज होती चली जाएगी, एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब वो अपने मैक्सिमम स्पीड पे होगी तो आप उसको एकदम थ्रो कर देंगे और वो कहां चले जाएगा, मून की ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। तो फिर वो अर्थ की ऑर्बिट से हटके मून की ऑर्बिट में चले जाएगा, फिर वो इधर घूमेगा, धीरे धीरे वो डिसेंड करेगा और आप जानते हैं कहां तक आएगा, 100 बाय 100 किलोमीटर तक, यानी कि इस वाली सतह पे आएगा। फिर जब वो इस वाली ऑर्बिट पे पहुंच जाएगा तो आप जानते हैं कि यहां पे एक लैंडर है विक्रम, और हम लोगों को पता है कि यहां पे एक रोवर है प्रज्ञान, तो लैंड करेंगे, सॉफ्ट लैंडिंग के हम प्रयास कर रहे हैं और बन गए तो हम विश्व के चौथे देश होंगे और साउथ पोल पे सेकंड देश होंगे। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अचीवमेंट की बात करी जा रही है। बाकी मैं आपको LVM-3 बता चुका हूं, इसी को हम लोग GSLV-3 भी बोलते हैं, मार्क 3। तो हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं मार्क 3 बाहुबली क्या है जिससे इसको छोड़ा गया। तो ये बात याद रखिएगा, दिस इज योर लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी, यह है मून बाउंड मैन्योवर, अर्थ बाउंड मैन्योवर। तो यहां से जाते जाते इट विल रीच टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर एरिया। तो वो बोल रहे हैं कि अभी अर्थ के सबसे नजदीक आ चुका है, यानी पेरिगी पे है। तो अब फाइनली क्या है कि ये जो एरिया है यहां से अब हम लोग स्लिंग शॉट को परफॉर्म कर सकते हैं। ये न्यूज इसी के बारे में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस आर्टिकल को इको से रिलेट करिएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगा है GS3 इकोनॉमिक्स से, ड्रॉन फ्रॉम गिग वर्कर्स स्ट्रगल्स। और ये आर्टिकल आपको क्या बोलना चाहता है, हाँ जी देखिए गिग वर्कर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे गिग वर्कर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम गिग वर्कर्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, फिर बात करेंगे कि यहाँ पे क्या दे रखा है। देखिए अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा एक एक्ट पास करा गया है, उसे बोला है राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स। ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप गिग वर्कर्स नहीं समझ पाएंगे और जो मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं आप उसको ढंग से नहीं इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो वर्ड क्या है, प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स, ये भी ध्यान दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2023 ये पास कर दिया गया है और यहां से बोला जा रहा है कि ये एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट है, हिस्टोरिक एक्ट है जो कि गिग वर्कर्स को आने वाले समय में बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज गिग वर्कर्स और फिर हम वापस से इसी आर्टिकल पे आएंगे। चलिए दोस्तों, गिग इकोनॉमी ये है फर्स्ट। सबसे पहले गिग होता क्या है, व्हाट इज गिग इकोनॉमी। आप देखेंगे आर्टिकल के अंदर भी ये बात बोली गई है, गिग जो है एक आर्टिस्टिक टर्म थी स्टार्टिंग में, यानी कि जो कुछ समय के लिए आर्ट करते थे, परफॉर्म करते थे, डांस परफॉर्म करते थे, उन्हें हम लोग गिग बोलते थे। धीरे धीरे ये गिग टेक्नोलॉजी या ये गिग जो एक वर्ड है ना, ये पूरा का पूरा कहां पे आ चुका है, आज इकोनॉमिक्स की फील्ड में आ चुका है। अब देखते हैं व्हाट इज गिग इकोनॉमी। गिग वर्कर्स या जो गिग इकोनॉमी वाली ऐसी जगह होती है जहां पे आप हायर करते हैं, किसको हायर करते हैं, ऑब्वियसली एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉय को जब हायर करते हैं किस बेसिस पे करते हैं, स्पेसिफिक टास्क पे करते हैं, यानी कि कुछ टास्क के लिए कुछ काम करवाना है मुझे और मुझे इस काम के लिए एक पर्सन की जरूरत है तो मैं उस व्यक्ति को हायर कर लूंगा। नेक्स्ट, नो कमिटमेंट फॉर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती है। आप जानते होंगे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स की कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स बना दी गई हैं, यानी कि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सिर्फ मेरे को एक काम कराना है, उस काम के लिए आप आ जाइए, 6 महीने काम करिए, फिर टाटा बाय बाय। मतलब परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नाम की जो फैसिलिटीज हैं वो यहां नहीं मिलती हैं और उसी को हम लोग गिग इकोनॉमी बोलते हैं। या फिर आप लोगों ने एक दूसरा नाम सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का मतलब क्या होता है, आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं या थोड़े टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कहीं पे जॉब करते हैं, फ्रीलांसर हैं आप। और स्पेसिफिकली ये कहां पे देखने को मिलता है, फूड डिलीवरी के अंदर, फूड डिलीवरी पार्टनर्स के अंदर ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। Amazon हो गया या आपका स्विगी हो गया, जोमैटो हो गया, यहां पे ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। खैर, गिग इकोनॉमी का कंसेप्ट क्या है, सिंपल सी भाषा में कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स, यानी कि अब परमानेंट जॉब्स का कल्चर खत्म हो चुका है। आप देखेंगे कितने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप देख लीजिए, अभी जो प्रोफेसर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स दे रहे हैं। अभी सरकार क्या कर रही है, कई जगहों पे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स दे रही है, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, 2 साल के लिए, बट परमानेंट जो वर्क है वो नहीं मिल रहा है और ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बन जाती है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंटर की, ये है हमारा सेकेंड पॉइंटर, दैट इज क्लासिफिकेशन।
यही क्लासिफिकेशन में आपको समझना है। क्या समझना है दोस्तों? एक होता है प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स, एक होते हैं नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स। अब देखो एक्ट किसके लिए आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्ट आया है प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स। सो नाउ यू अंडरस्टूड। अच्छा, यही क्लासिफिकेशन की मैं बात कर रहा था, जी हाँ, मैं इसी क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं। नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स के ऊपर ये नहीं है पूरा का पूरा आर्टिकल। चलिए बात करते हैं प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स, यानी कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने वाले इंटरमीडिएरीज, एग्रीगेटर्स। जैसे जोमैटो। जोमैटो कैसे काम करता है दोस्तों? जोमैटो जो कंपनी है वो किस तरीके से हमसे लिंक्ड है, वो हमसे किस तरीके से लिंक्ड है, एक ऐप के बेसिस पे तो लिंक्ड है। यानी कि जो इंप्लॉय है उसकी, जोमैटो का जो एम्प्लॉय है वो किस तरीके से कनेक्टेड है, वो भी उस ऐप से ही कनेक्टेड है। यानी कि देयर आर सर्टेन पीपल दोज हु आर ऑन टू दिस प्लेटफॉर्म्स, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं, लाइक योर स्विगी, जोमैटो। और ये स्विगी और जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म्स या डंजो जैसे प्लेटफॉर्म्स, ये क्या है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स हैं। इन एप्स पे आप जाते हैं और जाकर के कुछ भी खाना मंगवा सकते हैं, खाने पीने के लिए होम डिलीवरी दे देते हैं। बट जो भी लोग वहां पे काम करते हैं, जो भी इंप्लॉय वहां पे काम करते हैं, वो सब कौन है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं, यानी दे आर नॉट परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। एंड इसकी वजह से गिग वर्कफोर्स बढ़ चुकी है। अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं तो ऐसा बोला जा रहा है 4.5 बिलियन हमारी जो वर्कफोर्स है, सॉरी 4.5 मिलियन, 4.5 मिलियन वर्कफोर्स गिग वर्कर्स में बदल जाएगी बाय द ईयर 2030। सो 2030 तक आप देखेंगे करीबन करीबन बहुत सारे लोग हमारे कहां पे कन्वर्ट होने वाले हैं, गिग वर्कर्स में ही कन्वर्ट होने वाले हैं। ये भी एक अपने आप में समस्या है। नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स क्या है? वो व्यक्ति जो कैजुअल वर्कर्स हैं, कन्वेंशनल सेक्टर्स में हैं, जैसे वर्किंग पार्ट टाइम। अब मैं आपसे बोलता हूं ऐसे कई सारे लोग हैं जो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, बट वो कन्वेंशनल सेक्टर्स में है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है, तो उनको हम लोग बोलते हैं नॉन प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे नहीं है। जैसे आप देखिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, कई सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आपने देखा होगा, एक घर बनाते समय कई सारे लोगों को लाया जाता है, बट वो सभी लोग जो आते हैं वो किस पे होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल पे होते हैं। तभी आपने देखा होगा एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, कई सारे लोगों को लाता है, जब तक घर बनता है तब तक उनकी सुविधा है, दे आर नॉट परमानेंट एम्प्लॉइज, सिर्फ और सिर्फ पार्ट टाइम बेसिस पे हैं, इसको बोलते हैं गिग वर्कर्स। बट ये क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। अब सवाल ये है कि इतने ज्यादा लोग क्यों उभर के आ रहे हैं, व्हाई देयर इज सो मच राइज इन दी गिग वर्कफोर्स, गिग वर्कफोर्स पे इतना राइज कैसे मिलने को देखने को मिल रहा है, उसको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि भाई पहली चीज, डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है। जैसे कि आप जितने भी एप्स देख लीजिए, ये बहुत तेजी से रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि ये सब रैपिडली ग्रो कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स भी रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए स्टार्टअप कल्चर। भारत के अंदर स्टार्टअप कल्चर काफी ज्यादा प्रमोट हो चुका है। छोटी छोटी कंपनीज जो हैं वो बहुत ज्यादा अपना दे आर नॉट ब्रिंगिंग अप दैट मच कैपिटल एंड दे डू नॉट वांट टू टेक दैट मच रिस्क आल्सो। सो आप वहां पे देखेंगे कि ना वो रिस्क लेना चाहते हैं उतना, और स्टार्टअप्स हैं अभी वो बसी बसाई कंपनी नहीं है, उनके पास उतना पैसा नहीं है, कम खर्चे में वो ज्यादा अपना लंबा समय निकालना चाहती हैं, तो वो क्या करते हैं, कोई भी फिक्स सैलरी नहीं देते हैं। दे डू नॉट हायर एम्प्लॉइज फॉर परमानेंट बेसिस, कॉन्ट्रैक्चुअल रखते हैं। अगर काम चल गया तो वो जानते हैं कि हम उसको बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं, कैन स्केल अप वेरी क्विकली। तो गिग वर्कर्स का सबसे अच्छा फायदा क्या है, परमानेंट एम्प्लॉइज रखोगे आप 5, गिग वर्कर्स रख लोगे 10, तो ये फायदा है, 10 वर्कर्स काम कर सकते हैं आपके, तो आपको एडिशनल खर्चे की कोई आवश्यकता नहीं है। प्लस कंज्यूमर की डिमांड भी अब ऐसी ही हो चुकी है। आप देखिए हर चीज हमें घर पे चाहिए दोस्तों, हमें खाना भी घर पे चाहिए, सैलून भी घर पे चाहिए, है ना, हर फैसिलिटी हम घर पे चाहते हैं। आज की डेट में हम चाहते हैं कि भाई ब्लिंकिट, हम ब्लिंक करें इतने में तो खाना घर पे आ जाए या हमारा राशन घर पे आ जाए। इसकी वजह से प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए राइजिंग लेबर टू डू टेम्परेरी जॉब्स। अब लेबर फोर्स जो हमारा है, यानी जो हमारा वर्क फोर्स है, वो भी ऐसा हो चुका है जो टेम्परेरी जॉब्स करना चाहता है। दे डू नॉट वांट टू इंडल्ज इनटू वन कंपनी, वो चाहते हैं कि 2 या 3 जगह हम काम कर सकें दिन में, और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे करें, आजादी रहे, कभी छोड़ के भी जाना पड़े। तो हमारी वर्क फोर्स भी ऐसी हो चुकी है, उसका भी मानसिकता ऐसी हो चुकी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज लैक ऑफ परमानेंट नेचर इन इंडिया। तो प्रॉब्लम क्या है, जो हमारे यहां पे फॉर्मल इकोनॉमी है, देखिए
हमारे यहाँ की जो फॉर्मल वर्कफोर्स है वो है ही नहीं। हमारे यहाँ पे 70% की जो वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आती है। कई बार हमारे यहाँ पे आप देखेंगे मोर देन 60% वर्कफोर्स अनस्किल्ड है। इसका मतलब जिसकी वजह से उनको परमानेंट जॉब्स का कल्चर ही नहीं देखने को मिलता है, एंड दे आर हायर्ड ओनली फॉर पर्टिकुलर पर्पस फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड विदाउट एनी परमानेंट बेनिफिट्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों होना चाहिए गिग। देखिए यूपीएससी क्या पूछेगा आपसे, राजस्थान का लॉ नहीं पूछेगा दोस्तों, यूपीएससी पूछेगा गिग वर्कफोर्स पे आपकी पर्सपेक्टिव क्या है, आप क्या समझते हैं। तो आपको क्या पता होना चाहिए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, एक आइडिया दे दिया क्या होता है गिग वर्कर्स। उसके बाद सिंपली आपको कहां से स्टार्ट करना है, बेनिफिट्स। जैसे पहला बेनिफिट क्या है, चीपर गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगे। देखिए अगर मैं आपसे कहता हूं जो सेलर है वो सस्ता सामान बना सकता है। सस्ता सामान क्यों बना सकता है, क्योंकि उसके बहुत सारे खर्चे बच जाते हैं। देखिए परमानेंट एम्प्लॉयज को इंश्योरेंस देना पड़ता है, परमानेंट एम्प्लॉयज को ईपीएफ की फैसिलिटी देनी पड़ती है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड देना पड़ेगा, इंश्योरेंस देना पड़ेगा, छुट्टियां देनी पड़ेंगी, बहुत सारे खर्चे होते हैं, है ना, बोनस देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं जो परमानेंट एम्प्लॉयज को देना पड़ता है, जो कि आपको नहीं देना पड़ता किसको, गिग वर्कर्स को। तो उसकी वजह से अगर इनका खर्चा बचेगा तो उसकी वजह से चीपर गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होंगे। आप देखिए जितने भी गिग वर्कर्स वाले हैं वो पार्ट टाइम काम करते हैं, उनको आपको एक ऑफिस देने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा सेटअप बिठाने की जरूरत नहीं है, आपको एक लैंड खरीदने की जरूरत नहीं है, उस पर पूरी की पूरी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है। सब ऑनलाइन बेस हो रहा है आज की डेट में। बस आपको एक ऐप डाउनलोड करना है और एक ऐप डेवलप कर दो, उस पर सारे के सारे वर्कर्स अपने आप जुड़ जाएंगे। ये कल्चर भी प्रमोट हो रहा है, यानी कि चीपर गुड्स एंड सर्विसेज मिल सकते हैं कब, अगर रिड्यूस कर दिया जाए उनके परमानेंट खर्चों को। सो सप्लायर के खर्चे आप कम कर दीजिए, प्रोड्यूसर के खर्चे कम कर दीजिए, वो आपको सस्ता सामान दे देंगे। ये दोनों बेनिफिट्स हैं, ये है सप्लायर बेनिफिट, ये है कंज्यूमर बेनिफिट। नेक्स्ट, इससे फायदा यह है कि हमें पर्सनलाइज्ड सर्विसेज मिल रही हैं, हमें घर बैठे सर्विसेज मिल रही हैं, फ्री होम डिलीवरी मिलती है या फूड डिलीवरीज हमें वहां मिलती हैं, सैलून की सर्विसेज मिलती हैं, जिम सर्विसेज मिलती हैं। इसका मतलब क्या है, पर्सनलाइज्ड केयर हो जाता है जब गिग वर्कर्स आ जाते हैं। सो आप क्या कर सकते हैं, काफी बहुत बड़े लेवल पे वर्क जो घर से होने वाला है वो चीजों को प्रमोट कर सकते हो, पर्सनलाइज सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, डाइवर्सिफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन आ सकता है। अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक परमानेंट एम्प्लॉय रखा है, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि वो एक व्यक्ति है बट वो हर एक चीज में स्पेशलाइज तो नहीं होगा, बट सारे काम वही कर रहा है। रादर देन एक व्यक्ति रखने से बेहतर क्या है, मैं 10 व्यक्ति रखूं और कम कॉस्ट पे रखूं, फिक्स सैलरी पे ना रखूं, क्योंकि फिक्स सैलरी पे मुझे ज्यादा देना पड़ेगा, खर्चे मेरे ज्यादा होंगे। उतने में ही मैं 5 जनों को और रख लूं और उनको मैं वो पेमेंट दे दूं, जिससे क्या आ जाएगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगा, डाइवर्सिफाई हो जाएगा एक कंपनी का वर्क। ये भी बहुत बेहतरीन है। नेक्स्ट देखिए, इट विल इंक्रीज विमेन पार्टिसिपेशन। भाई हम जानते हैं इंडियन सोसाइटी, आप पढ़ चुके होंगे कि हमारे यहाँ पे पेट्रियार्कल सोसाइटी में लड़कियों को अलाउ नहीं किया जाता है। कई बार अलाउ किया जाता है काम करने के लिए, परंतु शादी के बाद या बच्चा होने के बाद दे आर नॉट एबल टू गेट द होल टाइम, आपको पूरा का पूरा दिन नहीं मिल सकता। व्हाट दे नीड इज पार्ट टाइम जॉब्स। तो गिग वर्कर्स बढ़ने की या गिग इकोनॉमी बढ़ने से फायदा विमेन पार्टिसिपेशन का होगा, क्योंकि विमेन अब घर बैठे भी काम कर सकती हैं, प्लेटफॉर्म बेस पे काम कर सकती हैं, और दे कैन डू पार्ट टाइम जॉब्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कई लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि एक कंपनी में काम नहीं करना है, दिन में 3 कंपनी में काम करो, पैसा ज्यादा कमाओ, चुपचाप रहो, आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, कल को आपको निकलना है तो नोटिस पीरियड देने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपका सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीजें मेंशन्ड है वहां तक ठीक है, 6 महीने बाद अगर आपको कंपनी छोड़नी है आप छोड़ सकते हो। तो वो कहते हैं कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी तो है गिग वर्कर्स में, गिग इकोनॉमी में। फिर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं, क्योंकि आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठना है, पूरे दिन में कभी भी काम करिए, आपका मन है, आपको सिर्फ दिन के 4 घंटे निकालने हैं, कल को आप शाम को 4 घंटे फ्री होते हैं, शाम को करिए, सुबह फ्री होते हैं, सुबह करिए। ऑफिस टाइमिंग्स नहीं है, वो पर्टिकुलर बाउंडेशन नहीं है गिग इकोनॉमी के अंदर, हेंस ये बहुत अच्छा है। बट इसी के साथ इसके कुछ चैलेंजेस भी आपको पता होने चाहिए। मैंने 5-6 चैलेंजेस आपके लिए निकाल के रखे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा चैलेंज तो आप जानते ही हैं, देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी। भाई जॉब की सिक्योरिटी नाम की चीज ही नहीं है। भारत में हर एक व्यक्ति सिर्फ जॉब सिक्योरिटी के पीछे पागल है। मैं अगर आपसे बोलता हूं कल को यूपीएससी ये बात अनाउंस कर दे कि भारत के अंदर जो सिविल सर्विसेज का पेपर है वो सिर्फ 6 महीने का एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, दोस्तों आप भी छोड़ देंगे ये तैयारी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भी बैक ऑफ द माइंड आप भी जानते हैं कि एक परमानेंट जॉब है, यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, वो जॉब सिक्योरिटी होनी बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति के अंदर जॉब सिक्योरिटी नहीं होती वो अपने डिसीजंस को प्लान नहीं कर पाता, क्वांटिटी कितनी डिमांड करनी है उसे नहीं पता है, क्या खर्चे करने हैं उसे नहीं पता
पता है, तो प्लानिंग में कमी आ जाती है जॉब सिक्योरिटी की वजह से। फिर उनकी इनकम जो है फ्लक्चुएटिंग है, वाई का मतलब होता है इनकम, इको में फ्लक्चुएटिंग इनकम, इनकम फ्लक्चुएट होती रहती है, यानी कि कभी तो इनकम बहुत अच्छी आ गई, कभी नहीं आई, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है, 6 महीने तक कॉन्ट्रैक्ट है, 6 महीने तक तो पैसे कमा लिए, 6 महीने बाद जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म, पैसे भी खत्म, फ्लक्चुएट होती है इनकम। नेक्स्ट देखिए एक्सप्लॉयटेशन बाय द कंपनी, कंपनी उनकी एक्सप्लॉयटेशन भी कर सकता है, क्योंकि कंपनी को पता है दे आर नॉट परमानेंट एम्प्लॉयज, दे डू नॉट, है ना, इनका कोई टाइमिंग नहीं है, तो रात को भी इनसे काम करवा सकता है, इनको कोई बेनिफिट्स नहीं देने हैं तो इनको सिर्फ और सिर्फ पैसा थोड़ा सा 5,000 बढ़ा करके एक्स्ट्रा काम करवा सकता है। तो कोई मिनिमम वेजेस नाम की बात नहीं है, लीगल राइट्स नहीं है यहाँ पे। देखिए यहीं से एक और पॉइंट आता है, नो लीगल राइट्स। जैसे अगर मैं कहूँ आर्टिकल 19 के अंदर आपको दे रखा है राइट टू फ्रीडम, किस चीज का, टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस, एसोसिएशंस, यहाँ पे आप एसोसिएशन नहीं बना सकते, आप ट्रेड यूनियन यानी लेबर यूनियंस कुछ नहीं बना सकते। नेक्स्ट देखिए राइट टू स्ट्राइक, ये भी दे रखा है आपका, भाई अधिकार है आपको कि नहीं है, बिल्कुल अधिकार है, राइट टू फ्रीडम में है कि आप भाई कर सकते हैं ना, बिल्कुल स्ट्राइक कर सकते हैं अगर आपकी बात ना मानी जाए पीसफुली, ऐसा नहीं डंडे वंडों के साथ, बट हाँ अलाउड तो है, ये अलाउड नहीं है गिग वालों को, क्यों, क्योंकि इनको कोई अधिकार नहीं है, इनके कोई मिनिमम वेजेस नहीं है, इनका मिनिमम वेजेस पे अप्लाई ही नहीं होता है, कोई मिनिमम टाइम पीरियड नहीं है, वर्किंग आवर्स नहीं है फिक्स्ड, फिर पेंशन की कोई बात नहीं है, ईपीएफओ पोर्टल पे नहीं है, प्रोविडेंट फंड की बात नहीं है ना, कोई बोनस की बात नहीं है, ऐसे करके बहुत सारे लीगल राइट्स भी इनके खत्म हो जाते हैं। प्लस यहाँ पे आप देखिए सोशल आइसोलेशन बढ़ जाता है। सोशल आइसोलेशन बढ़ने का मतलब क्या है दोस्तों, जब आप बाहर आते हैं, कंपनी में काम करते हैं, तो आप लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बोलते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल, कैन नॉट लिव अलोन। जब आप घर पे बैठे रहते हैं, बोरिंग हो जाता है, हेल्थ इश्यूज क्रिएट होने लग जाते हैं, आप सोशली आइसोलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी गिग इकोनॉमी की कुछ प्रॉब्लम्स निकल के आ सकती हैं। नेक्स्ट देखिए डिजिटल डिवाइड, अब मैं बोलता हूं प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स, वो ही व्यक्ति प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स में काम कर सकता है ना, जो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट से कनेक्टेड हो, या जिसको नॉलेज हो इंटरनेट की, या फिर इन सभी सुविधाओं को यूज करना आता हो। और जिस व्यक्ति को ये सब नहीं आता, वो तो इसका फायदा ही नहीं उठा पाएगा, जिसकी वजह से डिजिटल डिवाइड बढ़ जाएगा, यानी कि वो लोग जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे, यानी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते उनको ये अपॉर्चुनिटीज से रह जाएंगे, यानी वो वंचित रह जाएंगे। देयर इज नो अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल अपग्रेडेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आप एक ही तरीके का काम कर रहे हैं, है ना, आपको डाइवर्सिफाई रोल नहीं मिल रहा है, यानी कि आप स्पेशलाइज तो हैं बट आप सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्क करते हैं। आपको बोला है कि भाई आप डिलीवरी करेंगे, सिर्फ आप डिलीवरी करेंगे, आपको बोला है कि भाई सिर्फ आप अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, इसके अलावा का वर्क नहीं है। बट जबकि अगर एक परमानेंट इंप्लॉय होता है तो उसको 5-6 चीजों में लगाया जाता है, क्यों, क्योंकि उसको डाइवर्सिफाई करवाना पड़ता है वर्क, वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से स्किल अपग्रेडेशन नहीं हो पाती, कोई करियर सीवी कुछ है ही नहीं आपके पास, आपका करिकुलम वितेई जो है, यानी कि जो आपका सीवी है वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, डेवलप ही नहीं हो पाया है। कल को आप कहीं और जॉब लेने जाओगे और बोलोगे कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया था, तो कल को आपको कोई नहीं पूछने वाला, ये एक बहुत बड़ी समस्या मौजूद है। सो क्या बोला जा रहा है कि कोड ऑन वेजेस, इसका सोल्यूशन क्या है, कोड ऑन वेजेस 2019 कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ई श्रम पोर्टल, और राजस्थान के अंदर आया हुआ एक्ट, ये सभी इसके सोल्यूशन है। जैसे फॉर एग्जांपल कोड ऑन वेजेस एंड कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी ने पहली बार गिग वर्कर्स को एक ऑक्यूपेशन माना है, गिग इकोनॉमी को इज्जत दी है, बोला है कि ये स्पेशल क्लास ऑफ ऑक्यूपेंट्स हैं, स्पेशल क्लास ऑफ वर्कर्स हैं, वहां पर इनकी सोशल सिक्योरिटी की बात करी गई है, पेंशन की बात करी गई है कि इनको भी सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स में लागू किया जाए, इनकी भी पेंशन प्रोवाइड करी जाए, इंश्योरेंस मिले इनको। फिर ई श्रम पोर्टल है, ई श्रम पोर्टल क्या है, जहां पे आप जो भी व्यक्ति है लेबर, वो यहाँ पे रजिस्टर कर सकती है ताकि फॉर्मलाइज हो सके, ताकि उन तक सुविधाएं पहुंच सकें, ताकि सरकार के डेटा उनको क्रिएट कर सकें और सरकार पॉलिसी मेकिंग में आसानी कर पाए। फिर नेक्स्ट देखिए राजस्थान एक्ट, जो अभी फाइनली हम लोग पढ़ेंगे कि क्या बोला गया है राजस्थान एक्ट में। तो वो बोल रहे हैं राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट किस चीज पे फोकस कर रहा है, वो इस चीज पे फोकस कर रहा है कि इन
एम्प्लॉयज एंड वर्कर के राइट को इवॉल्व करा जाए। ये एक्ट एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट बना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक गिग वर्कर्स के वेलफेयर सेस की भी बात करी गई है, यानी कि एक वेलफेयर फंड की भी बात करी गई है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात करी गई है कि इनके भी अधिकार हैं, इनको भी फॉर्मलाइज सेक्टर में लाया जाए, वेलफेयर करा जाए इनका। तो इन सभी चीजों के लिए आप देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है राजस्थान का पूरा बिल। तो आप इसको पूरा पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा किस चीज पे फोकस करा जा रहा है। देखो यहां पे बताते हैं वो, फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ ट्रांसपोर्ट बेस्ड वर्कर, उबर और ओला एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स। अब वो क्या बोलते हैं कि यहां पर ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो उबर है, उबर से पूछते हो आपकी जो भी ड्राइवर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं क्या वो आपके एम्प्लॉय हैं, वो बोलते हैं नहीं हमारे एम्प्लॉय नहीं है, वो हमारे पार्टनर्स हैं। और इन एक्ट के अंदर कोई पार्टनर से रिलेटेड लेजिस्लेशन है ही नहीं, यानी कि शब्द बदल दो, लूप होल ढूंढ लो, उसी के ऊपर पूरा का पूरा आपका उबर और ओला जो है ये काम कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं कि अपने ही लोगों को पार्टनर्स की तरह शो करते हैं, एम्प्लॉय नहीं शो करते हैं। अगर एम्प्लॉय शो करेंगे तो उनको मिनिमम वेजेस देनी पड़ेंगी, है ना, इंश्योरेंस देना पड़ेगा, आपको छुट्टियां देनी पड़ेंगी, बहुत सारी फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी जो कि वो नहीं देना चाहते, फिक्स सैलरी देनी पड़ेगी, परमानेंट मेंबरशिप देनी पड़ेगी, वो ये नहीं चाहते, तो वो पार्टनर्स घोषित कर देते हैं। उसी के ऊपर ये पूरा का पूरी बात बोल रहे हैं कि भाई पार्टनर तो बोल दिया, बट एक्चुअल पार्टनर क्या है? क्या आप उसको शेयर में प्रॉफिट दे रहे हैं? नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं मिलता उस पार्टनर को, सिर्फ नाम का पार्टनर है, सिर्फ लूप होल ढूंढ लिया है और उसी लूप होल्स को भरने के लिए राजस्थान का एक्ट लाया गया है। फिर वो बोलते हैं कि आपको एक केस स्टडी बताते हैं, केस स्टडी में क्या बोलते हैं, द हमल मॉडल। हमल मॉडल क्या है कि भैया पीपल हु कैरिड सैक्स, आपने देखा होगा जो उठा करके अपने कंधों पे या अपने पीठ पर बोरे बोरे लेके चलते थे, उनको हमल बोला जाता था। और उन्होंने एक हमल पंचायत बनाई थी महाराष्ट्र में, एक यूनियन बनाया था। उसी की केस स्टडी बताई गई है किस तरीके से गिग को फॉर्मलाइज करा गया और फाइनली उनका काम हुआ। तो बोल रहे हैं लाइक एनी ब्रेक थ्रू दिस लॉ हैज मेनी इंप्लीकेशंस फॉर न्यू फॉर्म ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड द ह्यूमन राइट ऑफ वर्कर्स। तो बोल रहे हैं कि भाई ह्यूमन मौलिक अधिकार और जो एक बेसिक नागरिक को एक अधिकार मिलते हैं, एक इंसान को अधिकार मिलते हैं, वो सभी अधिकार उनको मिलने चाहिए, उनके लीगल राइट्स बनाओ। और ये एक्ट उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन देता है और यही ऑल ओवर इंडिया भी इंप्लीमेंट होना चाहिए। आई होप सो आपको ये सभी चीजें क्लियर होंगी। चलिए अब बात करते हैं वेलकम हैपनिंग। रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म मस्ट बी इन प्लेस फॉर ह्यूमन चैलेंजेस स्टडीज विद द बायो एथिक्स यूनिट ऑफ द ICMR इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट या सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च। अब ये क्या बोला जा रहा है, बायो एथिक्स यूनिट। अभी मैं आपको बताता हूं पूरा केस। और कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से देखिए, देखना दोस्तों, ये ना क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स का मतलब क्या होता है, देखिए धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बस 2 मिनट दीजिए। कोई भी ड्रग को टेस्ट करना होता है आपको कि भाई कोई भी बीमारी का इलाज निकालना होता है, ड्रग को जो हमें टेस्ट करना है, तो हम किस बेसिस पे करते हैं? हम उसका पहले प्री क्लिनिकल टेस्ट करते हैं, यानी लेबोरेटरी में स्टडीज करते हैं, इंफॉर्मेशन पता करते हैं, टॉक्सिसिटी कितनी है और ड्यूरेशन पता करते हैं। इसमें पूरा का पूरा जो समय लगता है करीबन करीबन 2 या 4 साल लग जाते हैं लेबोरेटरी टेस्टिंग में ही। ये होते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। फिर जब आपको कुछ ब्रेक थ्रू मिलता है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में, यानी कि कुछ इलाज निकलता है, कुछ भी आपको पता चलता है, तो आप फेज 1 में जाते हो। फेज 1 के अंदर सेफ्टी होती है, इवैल्यूएशन ऑफ सेफ्टी और इंटरेक्शन ऑफ ड्रग विद ह्यूमन बॉडी। पहली बार आप ह्यूमन बॉडी के साथ करते हो, क्योंकि प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में आप किसके साथ करते हो? एनिमल्स के साथ। तो आप एनिमल्स के साथ यहां पे करते हैं, यानी कि बंदरों के साथ किया जाता है, चूहों के साथ किया जाता है, रैबिट्स के साथ किया जाता है। जब उनके ऊपर वो सारी की सारी दवाइयां काम करती हैं, बीमारी खत्म होने लग जाती है, फिर आप आते हैं फेज 1 में। फेज 1 में आप लेते हैं एक बहुत स्मॉल पब्लिक, यानी कि 10 से 15 लोगों को लेकर के चेक करते हैं और पता लगाते हैं कि फेज 1 के अंदर इन लोगों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। फिर हम देते हैं फेज 2 की ट्रेनिंग में। फेज 2 ट्रायल्स में क्या होता है, सेफ्टी और डोजिंग दी जाती है, फर्दर इवैल्यूएट करा जाता है, साइड इफेक्ट्स को मॉनिटर करा जाता है, यानी कि कोई भी एडवर्स इंपैक्ट तो नहीं आ रहा है, एडवर्स इफेक्ट को पता करा जाता है, कोई इसकी खामियां तो नहीं है, क्या बुखार आ रहा है, क्या उससे कोई पीलापन पड़ रहा है, क्या उससे आंसू आ रहे हैं, या फिर क्या फॉर एग्जांपल कोई बेहोश तो नहीं हो रहा है मेडिसिन के बाद, पेन तो नहीं हो रहा है। अलग अलग एडवर्स इंपैक्ट्स पूछे जाते हैं उन लोगों से। बट हाँ जी, यहां पर करीबन करीबन आप देखेंगे कि मिनिमल 100 लोगों पे किया जाता है और
कई बार 500 लोगों पे भी किया जाता है, यानी कि एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन पे किया जाता है, ताकि इन सब के हम लोग एडवर्स इंपैक्ट को नोट डाउन करें। फिर होता है फेज 3, सेफ्टी एंड एफिकेसी, फिर कंफर्म करने के लिए कि कितना इफेक्टिव है, बट लार्जर पॉपुलेशन में होता है, करीबन करीबन थाउजेंड्स की पॉपुलेशन में दिया जाता है, और उसके बाद फिर नोट किए जाते हैं उसके रिएक्शन। एंड फाइनली फेज 4, पोस्ट मार्केटिंग सेफ्टी एंड एफिकेसी, यानी कि फेज 3 ट्रायल के बाद ड्रग को पास कर दिया जाता है। जैसे भारत के अंदर क्या है, CD, सेंटर फॉर ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये जो है CDSCO, सेंटर फॉर ड्रग एंड स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत के अंदर अथॉरिटी है जो ये सभी चीजों को प्रमाणित करती है। अब बात ये हो रही है, देखिए पूरे के पूरे उसमें जब आप प्री क्लिनिकल ट्रायल से फेज 1 ट्रेनिंग पे जाते हैं, इसमें बहुत समय लग जाता है, यानी एक ड्रग को फेज 3 तक पहुंचने में करीबन करीबन 10 साल से ज्यादा लग जाते हैं, करीबन करीबन। देखिए हाँ, कोविड के केस में हम लोगों ने बहुत तेजी से किया, बट मिनिमल आप देखेंगे कोई भी वैक्सीन या कोई भी चीज बनती है तो 10 से 12 या 15 साल भी लग जाते हैं कई बार। इतना लंबा टाइम और बीमारियां इतनी ज्यादा आ रही हैं, उसी चीज के लिए एक चीज बोली गई है जो ये आर्टिकल आपको बताता है, वो क्या है, कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज। कंट्रोल लेवल पे ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज को आप लॉन्च कर सकते हैं, यानी कि एक और तरीका है। अब क्या बोला जा रहा है, यहां पे बोलते हैं कि भाई देखिए कुछ हेल्दी वॉलंटियर्स को लिया जाता है, और इसके अंदर आप देखेंगे लेस वर्लुएंट स्ट्रेन, यानी कि बीमारी का एक बहुत ही आंशिक हिस्सा या जो भी वायरस या बैक्टीरिया है उसको बहुत ही आप एकदम मॉड्यूलेट कर दीजिए, एकदम उसको खत्म कर दीजिए, या मैं आपसे बोल सकता हूं कि उसकी जो पावर है, टॉक्सिसिटी है, या फिर वो कितना डेडली है, आप उतना डेडली नहीं डालेंगे, उसका बहुत ही एकदम मिनिमल वर्जन या बिल्कुल इनइफेक्टिव वर्जन, बहुत छोटा सा टुकड़ा आप डाल देते हैं किसी की बॉडी में, और देखते हैं मतलब उतना नहीं कि जितने में वो मर जाए, बट हाँ डिसीज डाल देते हैं, डिसीज का एक बहुत ही वेरी लेस वर्जन मैं बोल सकता हूं। और जब वो आप डालते हैं और उसके बाद आप नोट करिए, तो वो बोलते हैं कि डायरेक्टली ह्यूमंस में इसको हम कर दिया जाए। अब जो बायो एथिक्स यूनिट है ICMR, हमारी मेडिकल काउंसिल ऑफ रिसर्च, ये बोल रहा है कि भाई इसको लागू करो भारत में, इसको लाना चाहिए भारत में, क्योंकि भारत के अंदर बहुत टाइम लग जाता है। पहले हमें चूहों पे, बिल्ली पे, है ना, खरगोश पे, एनिमल्स पे करते हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में ही कई साल लग जाते हैं, फिर फेज 1, फेज 2, फेज 3, फिर उसके बाद चलो प्रोविजंस है, इमरजेंसी ऑथराइजेशन का भी है जो आपको CDSCO दे सकता है, बट स्टिल फेज 2 की तो आपको चाहिए ही चाहिए ना, मिनिमल फेज 2 तक तो आपको वेट करना ही है। ऐसा थोड़ी फेज 1 के बाद ही आप डायरेक्ट इमरजेंसी ऑथराइज कर दीजिए किसी भी वैक्सीन को, पता चले उसका नेगेटिव इंपैक्ट इतना हो कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन गायब हो जाए। जी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो स्टार्टिंग में कुछ हेल्दी वॉलंटियर्स को वो इन्फेक्शन का एकदम जो डाइल्यूट वर्जन आप उसको बॉडी में एंटर करिए, एकदम डाइल्यूट फॉर्म में, जिससे कोई भी हार्म ना हो, बट हाँ आपको रिएक्शंस पता चल जाएं और आपको पता चल जाए कि इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या आने वाली हैं, जिस प्रॉब्लम्स के बेसिस पर आप काम कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि क्या होने वाला है। कोई भी वैक्सीन को आप धीरे धीरे डेवलप करिए, और उस वैक्सीन का जो इस्तेमाल है या बीमारी का ट्रीटमेंट आप धीरे धीरे स्टार्ट कर दीजिए, बट एक माइल्ड फॉर्म में, डाइल्यूट फॉर्म में बॉडी के अंदर एंटर कर दीजिए। उसी को बोला जाता है कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज। इन्फेक्शन डाल रहे हैं बट कंट्रोल्ड रूप में, और पता लगाते हैं क्या बीमारी हो सकती है, इसका क्या लेवल है, बीमारी कैसे ट्रीट होती है, वैक्सीन कितनी अच्छी तरीके से काम करती है, ड्रग्स कितनी अच्छी तरीके से काम करते हैं। इसी के ऊपर पूरा का पूरा आर्टिकल है। रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म मस्ट बी इन प्लेस। तो वो बोल रहे हैं कि देखो ये बहुत अच्छा है, बट इसी के साथ देयर आर सम चैलेंजेस। चैलेंजेस किस में हैं? चैलेंजेस हैं एथिकल चैलेंजेस, एथिकल वायलेशंस हो सकते हैं। अब मान लीजिए हेल्दी नहीं है इंडिविजुअल, बट कुछ इंडिविजुअल्स को पैसा दिया जाए और बोलेगे ड्रग की टेस्टिंग कर लो, और वो पैसा लेकर के अपने ऊपर ड्रग टेस्ट करा रहा है। तो ये एक धंधा ना बन जाए, ये एथिक्स में वॉयलेट ना हो जाए, इंटीग्रल क्वेश्चंस ना खड़े हो जाएं, उसके लिए बोल रहे हैं रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की आवश्यकता है। सो कुछ चैलेंजेस भी हैं इसके साथ। ऑब्वियसली ह्यूमंस के ऊपर जब आप माइल्ड फॉर्म में डाल रहे हैं तो कितने ह्यूमंस मर ना जाएं, जैसे जानवर भी मर जाते हैं कई बार, तो क्या आप ह्यूमंस के साथ खेल रहे हैं? तो बहुत सारे इसके चैलेंजेस हैं। जैसे एक सीरीज भी आई थी, आई गेस नेटफ्लिक्स पे थी, अमेजॉन पे थी, जो इस बात को बताता है, जिसमें वो क्या करते थे, लोगों को पैसा देते थे और क्लिनिकल स्टडीज कराते थे और बोलते थे कि इंपैक्ट मत बताओ, इंपैक्ट अच्छा बताओ।
बताओ कि हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है और हम आपको पैसा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, गलत ड्रग भी पास हो सकता है। तो इस तरीके के कुछ चैलेंजेस हैं, इसको दूर करने की आवश्यकता है। बट हाँ, हम लोगों को जो कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज है, इसको अब इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है, डिटेल रूप से पढ़ने की आवश्यकता है। आईसीएमआर जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, और बट हाँ, बस कुछ अपने लूप होल्स को भर दीजिए। बाकी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इससे हमारी मेडिसिन बहुत जल्दी तैयार हो सकती हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन मूव है। चलिए अब बात करते हैं GS3 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, एंड दिस इज द फाइनल आर्टिकल ऑफ टुडे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Resource efficiency and circular economy are powerful strategies that can effectively minimize dependence on natural resources, curtail waste, encourage sustainable design practices. मैं पहले आपको सारी चीजें अंडरलाइन कर देता हूं, फिर एक पूरा का पूरा ओवरव्यू बताऊंगा। तो पहले मैं बता देता हूं कि इस पूरे आर्टिकल में कितनी इंपॉर्टेंट चीजें मौजूद हैं। देखिए, पहला लिखा है टेक, मेक, डिस्पोज टू रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। ये एक चीज दे रखी है। तो पहले तो हमें आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं वो पता होनी चाहिए। देखिए, सर्कुलर इकोनॉमी, यहां पे एक वर्ड लिखा है टेक, मेक, डिस्पोज, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर रिसोर्स एफिशिएंसी, ये दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर यहीं पे आप देखेंगे एक वर्ड दे रखा है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, EPR। सर्कुलर बायो इकोनॉमी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। G20 तो ऑब्वियसली हम लोग पढ़ते आ ही रहे हैं, G20 इकोनॉमी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। फिर यहां पे आप देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, registered producers, importers and brand owners, PIBO, and over 1900 plastic waste processors, ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फिर आप यहां पे देखिए प्रधानमंत्री G1 योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PM-G1। तो PM-G1 योजना क्या है वो आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे लिखा है 2G एथेनॉल प्रोजेक्ट्स, वो आपको पता होना चाहिए। फिर 5% ब्लेंड ऑफ बायोमास पेलेट्स, ये क्या है, गोबर्धन स्कीम क्या है, सतत इनिशिएटिव क्या है, कंप्रेस्ड बायोगैस क्या है। ये सभी चीजें अगर आपको पता चल गई तो पूरा का पूरा आर्टिकल आप समझ जाएंगे। बट हाँ, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत सारे कंसेप्ट की बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले G20 आपको पता है भारत की प्रेसिडेंसी में है, और G20 में हम बहुत सारी चीजों पे बात कर रहे हैं। G20 पे सिर्फ हम फाइनेंशियल मुद्दों पे बात नहीं करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बात कर सकते हैं, टेररिज्म पे बात करते हैं हम लोग बात करते हैं, टूरिज्म पे बात करते हैं, एनवायरनमेंट पे बात कर सकते हैं। और ऐसे ही एनवायरनमेंट पे हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई देखिए, जो एक धारणा चलती आ रही है ना, टेक, मेक और डिस्पोज, यानी कि सामान उठाओ, रॉ मटेरियल्स लो, फिर उससे कुछ बनाओ और फिर उसको फेंक दो, ये वाली अप्रोच को खत्म करो और सर्कुलर इकोनॉमी की अप्रोच को बढ़ाओ। यानी कि ये सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोट करनी है। देखिए, सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है, सर्कुलर इकोनॉमी मैं आपको समझाता हूं, बट एक चीज याद रखिएगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नहीं है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, ये सर्कुलर इकोनॉमी है, ये एनवायरमेंट का पर्सपेक्टिव है। सर्कुलर इकोनॉमी को समझते हैं। आइए दोस्तों, ये है सर्कुलर इकोनॉमी। देखिए, सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं, सबसे पहले मान लीजिए डेवलप मार्केट्स फॉर रिसाइकल्ड मटेरियल। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि सर्कुलर इकोनॉमी एक ऐसा पूरा का पूरा प्रोसीजर है जहां पे प्रोडक्शन एंड परचेजिंग होती है, कंजम्पशन और यूज होता है, और फिर उसका कलेक्शन होता है, प्रोसेस होता है। यानी कि 3R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। और आप जानते हैं कि इसको हम लोग दोबारा से रिवैम्प कर सकते हैं, मानी कि रिड्यूस भी कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं, रिसाइकिल भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये RRR, RRR का प्लेटफॉर्म प्रमोट हो, और जब ये परफॉर्म होगा कि भाई एक वेस्ट क्रिएट होने से पहले ही आप उस वेस्ट को ही वापस से इस्तेमाल करके एक प्रोडक्ट बना ले, उस प्रोडक्ट से जो वेस्ट क्रिएट हो फिर उसको प्रोडक्ट बना ले, यानी कि ये एक सर्कुलर फ्लो बन जाए, इसे हम बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, जो सप्लायर है वो सामान बनाता है, सामान जाता है, डिस्पोज नहीं होता है, उसका रीयूज हो जाता है, उसको आप रिड्यूस कर लेते हैं, और आप इस चीज पे काम करते हैं कि वो जो वेस्ट है वो कलेक्ट करा जाए। किसके द्वारा कलेक्ट करा जाए, सारा का सारा वेस्ट जो वेस्ट को जनरेट करता है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी जाती है कि आप ही इसको कलेक्ट करके दीजिए और इसको इन्वेस्ट करिए। बट उसके लिए देखो आपको कितनी चीजों पे काम करना पड़ेगा। आप अगर ऐसा चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक मार्केट बनानी पड़ेगी जहां पे आप रिसाइकल मटेरियल को डाल सकते हैं। यानी कि आज हम कूड़े में डाल देते हैं किसी भी चीज को, मैं आपसे कहता हूं इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी इक्विपमेंट है आप उसको कूड़े में डालते हैं, बट क्या आप जानते हैं कि हैवी मेटल्स हैं उसके अंदर मौजूद, जैसे लिथियम उसके अंदर मौजूद है। वो लिथियम जब ग्राउंड पे जाता है, लैंडफिल्स में जाता है, जब इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स को आप कचरे के डब्बे में डालते हैं और वो कचरा जब जाकर के लैंडफिल्स के रूप में भरता है, वहां से धीरे धीरे
लीच होना चालू हो जाता है, लीच का प्रोसेस चालू हो जाता है और क्या हो जाता है, परकोलेट हो जाता है, यानी ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाते हैं आपके कैडमियम हैवी मेटल्स। जब आपके लिथियम या मरकुरी या ऐसे हैवी मेटल्स, कैडमियम, ये आपके पानी तक पहुंच जाते हैं, वही ग्राउंड वाटर को आप यूज करते हैं और वो आपके शरीर में पहुंच जाते हैं। जब वो शरीर में पहुंच जाते हैं तो वही चीज बायो मैग्नीफाई हो जाती है, यानी कि आपके शरीर के अंदर बन जाती है, बायो एक्यूमुलेट हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी कि कैंसर को ओरिजिन के बहुत बड़े कारण हैं। तो हम चाहते हैं कि इन चीजों को कम करा जाए, हम कोशिश करना चाहते हैं कि इन चीजों पे हम लोग काम करें, बट किस तरीके से करें? तो सबसे पहले तो आपको रिसाइकल मटेरियल की एक मार्केट बनानी पड़ेगी, ताकि आप कूड़ा जो है उसमें ना डालें, वो सभी चीजें आप कहां डालें, उस मार्केट में जाके बेच दें। फिर देखिए, आपको बेटर प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे जिससे वेस्टेज कम हो। ये जो प्रोसेस वेस्टेज की है इसको रिड्यूस करो। नेक्स्ट, उसकी लाइफ साइकिल को बढ़ाने का कुछ ना कुछ तरीका सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि हर 2 दिन बाद कोई चीज खराब हो रही है। आप कोशिश करिए कि जो एक बार कोई भी चीज बनी है, वेस्ट है, वो कम से कम लंबे समय तक टिके, 20 साल, 30 साल, 40 साल उसकी जिंदगी हो, ताकि उसका जो वेस्ट क्रिएशन हो वो बहुत बाद में हो। नेक्स्ट, आपको रीयूज प्रमोट करना पड़ेगा, दोबारा से उसका इस्तेमाल करिए। कलेक्शन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कलेक्ट कौन करेगा, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने फेंक तो दिया, आपने दे तो दिया कूड़े वाले को, कबाड़े वाले को, बट वो कैसे कलेक्ट करके उस जगह तक लेके जाएंगे जहां पे वो रिसाइकिल हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इस पूरी की पूरी इकोनॉमी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो। ये याद रखिएगा, ये सर्कुलर फ्लो इकोनॉमी की प्रमोशन के लिए G20 के अंदर बात करी जा रही है भारत के द्वारा। अब बात करते हैं दोबारा से आर्टिकल के अंदर, लाइन पढ़िएगा। रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी आर पावरफुल स्ट्रेटजीज जो कि मिनिमाइज कर सकती हैं डिपेंडेंस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि जो भी चीजें नेचर से मिलती हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप सर्कुलर इकोनॉमी और रिसोर्स एफिशिएंसी पे काम करिए, तो बहुत अच्छे से आप कंट्रोल कर सकते हैं पूरे के पूरे चीज को। अब क्या बोला जा रहा है कि भाई G20 के जो मेंबर्स हैं उनके बहुत सारे एम्बिशंस हैं, जैसे कि एक है नेट जीरो कार्बन, यानी कि वो ये बोल रहे हैं कि भाई जैसे यूरोपियन यूनियन कहता है 2050 तक, अगर मैं आपसे बोलता हूं इंडिया बोलता है 2070, चाइना बोलता है 2060, इसका मतलब क्या है? नेट जीरो कार्बन एमिशंस। नेट जीरो कार्बन एमिशंस का मतलब दोस्तों ये है कि इंडिया कहता है कि 2070 तक हम क्या कर देंगे, बहुत सारी चीजों से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं डिफॉरेस्टेशन, जब भी हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ काटते हैं, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाएगी। हम कोई भी चीज को जलाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। हम जब तेल को जलाते हैं, फॉसिल्स को जलाते हैं, किसी भी चीज को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को निकालते हैं। कहीं पे भी ऑर्गेनिक मैटर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वहां से। वो कहते हैं कि 2070 तक जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज करेंगे, उतना ही एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी बना लेंगे, यानी कि जो नेट इंपैक्ट होगा वो क्या रहेगा, जीरो। जीरो एमिशंस का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि जीरो ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करेंगे। जीरो एमिशंस का मतलब है कि हम लोग ये सभी चीजों को नेट इंपैक्ट उसका जीरो बना देंगे, डिफॉरेस्टेशन और एब्जॉर्प्शन के थ्रू। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, मान लीजिए अगर पेड़ काटे हैं तो यहां पे एफॉरेस्टेशन कर लेंगे, ऐसा ये बोलते हैं। वो कहते हैं मान लीजिए यहां पे फॉसिल फ्यूल्स जलाए हैं तो यहां पे हम रेन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करेंगे। तो आई होप आप बात समझ रहे होंगे क्या बोला जा रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि इन सभी चीजों के लिए रिड्यूस रीयूज का प्रिंसिपल लाना चाहिए। फिर वो बोलते हैं कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको पूरा करने के लिए। अब बात करते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है दोस्तों। यह है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, रिटेलर ने प्रोडक्ट को बेचा, कंज्यूमर ने उसको बाय किया, फिर यूज किया, फिर इसको फेंक दिया, वेस्ट में डाल दिया। अब बोला जाता है कि ये प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कलेक्ट करेगा, प्रोसेस करेगा और डिस्पोज ऑफ करेगा उस पूरे के पूरे वेस्ट को, क्योंकि इस वेस्ट को बनाने वाला भी प्रोड्यूसर है। तो बोला जाता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ वो नहीं है कि आपने प्रोडक्ट बना के दे दिया मार्केट में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि उस प्रोडक्ट से वेस्ट भी आप ही कलेक्ट करेंगे, आप ही उसको रीयूज करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ये आप ही की एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। चलिए आगे बात करते हैं, क्या दे रखा है आर्टिकल में, दोबारा से देखते हैं। यहां पे कुछ स्कीम्स के नाम लिए गए हैं, जैसे प्रधानमंत्री जीवन योजना। ये एक ऐसी स्कीम है जो बोल रहा है कि बायो एथेनॉल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करे जाएं। अभी देखो यहां पे लिखा है 2G एथेनॉल, 2G 3G, क्या है एथेनॉल के टाइप्स, आइए एक बार उसको भी देख लेते हैं। ये हैं कुछ जनरेशंस ऑफ बायोफ्यूल। पहला है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। अब बायोफ्यूल क्या होता है, फ्यूल,
बट बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स से डिराइव्ड या बायोटेक्नोलॉजी के बेसिस पे अगर हम फ्यूल बना ले उसे बोलते हैं बायोफ्यूल। मैं कहता हूं बायोफ्यूल का मतलब क्या है, जब हम फ्यूल बनाएं किससे बनाएं। सबसे पहला सवाल तो है कि फ्यूल बनेगा कैसे। देखिए हम लोग फ्यूल बनाने के लिए आप एथेनॉल क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि आप एथेनॉल का क्रिएशन कर सकते हैं। बट एथेनॉल का क्रिएशन करने के लिए आपको करना क्या है, कोई भी ऐसा जो कि जिसमें शुगर या फिर मैं बोलूं सेलुलोज लेवल हो, कोई भी ऐसी चीज जिसमें सेलुलोज मौजूद हो, आप उस चीज को रखिए, फर्मेंट कर दीजिए यानी सड़ा दीजिए। जब आप उसको सड़ा देंगे, फर्मेंट कर देंगे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब उसको फर्मेंट कर देंगे तो वहां से एक लिक्विड निकलेगा और उस लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, एथेनॉल। ये एथेनॉल बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि इट इज अ वेरी गुड बर्नर, ये बहुत अच्छा जलता है। याद रखिएगा कार्बन जो आपका नॉर्मल नॉर्मल फॉसिल्स में मौजूद होता है, अगर मैं बोलता हूं आपका पेट्रोल में मौजूद होता है, उसमें ज्यादा कार्बन एमिशन होता है इन कंपैरिजन टू एथेनॉल, क्योंकि एथेनॉल बहुत प्यूरिफाइड फॉर्म में होता है। मेथेनॉल, एथेनॉल कह सकते हो, मेथेनॉल कह सकते हो, ये बहुत ही प्यूरिफाइड फॉर्म में होते हैं, तो बहुत अच्छा जलते हैं। तो सवाल ये है कि ये बनाएगा कैसे, बनेगा कैसे? फर्मेंट कर दीजिए, फर्मेंट से बन जाएगा। बट सेलुलोज लेवल किस चीज में मौजूद होता है? आपको खाने के आइटम में मौजूद होता है। तो अगर मैं कहता हूं ऐसी चीजें जिसमें शुगर है, स्टार्च मौजूद है, शुगर मौजूद है, अगर ऐसी चीजें आपके पास हैं, आप उसको फर्मेंट करा दीजिए मैसिव लेवल पे और आपको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। यानी कि फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल किससे है, जो वो चीजें हैं एडिबल, ये याद रखिएगा, एडिबल चीजें। बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, फूड सिक्योरिटी का इशू हो सकता है दोस्तों। देखिए मान लीजिए खाने वाली जितनी भी चीजें हैं, आपने वो सभी चीजों से बायोफ्यूल को बनाना स्टार्ट कर दिया, तो उससे प्रॉब्लम आ जाएगी। उससे प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, आपका खाने का इशू हो जाएगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे। मान लीजिए चावल, चावल से आप बायोफ्यूल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, शुगर से बना सकते हैं, कॉर्न से बना सकते हैं, बट ये सभी चीजों में क्या है, स्टार्च या सेलुलोज मौजूद है, परंतु ये सभी खाई भी जाती हैं। तो फूड सिक्योरिटी के इश्यूज ना आ जाए, इसके लिए हम लोग 2G जनरेशन बायोफ्यूल को प्रमोट करना चाहते हैं। 2G जनरेशन बायोफ्यूल क्या है, नॉन एडिबल खाने की चीजों से। यानी कि देखो इसके अंदर मौजूद तो होगा, क्या मौजूद होगा, सेलुलोज, बट वो खाने की नहीं है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, गन्ना देखा होगा आपने, शुगर केन, शुगर केन को आपने देखा जब मशीन में जाता है उसके बाद जो उसका भूसा बचता है बाद में, वो भूसे से आप क्या बना सकते हो, एथेनॉल बना सकते हो। कितनी बढ़िया चीज है ना, खा सकते हैं हम, बट उससे हम एथेनॉल बना सकते हैं। और एथेनॉल अच्छा जलेगा, जो अच्छा जलेगा कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस कम करेगा। जब कम करेगा तो यूएनएफसीसी यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जो हम लोगों ने वादे करे हैं, मोदी जी ने COP26 के अंदर जो आपके पंचामृत के 5 प्रिंसिपल दिए हैं, जो हम लोगों ने बॉन्ड चैलेंज के अंदर अपना चैलेंज लिया है, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे जो हम लोगों ने कमिटमेंट्स करी हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की, वो पूरी करी जा सकती हैं। सो सवाल यहां पर यह है कि नॉन एडिबल चीजों से सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल एडिबल से, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल किससे निकाला जाता है, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी एल्गई। आप क्या कर सकते हैं, एल्गईज आप जानते होंगे, एल्गई, एल्गई में भी सेलुलोज लेवल मौजूद होता है, उसको अगर आप फर्मेंट कर दें यानी कि उससे निकाल दें क्या, फ्यूल, तो वो बहुत अच्छा तरीका है। क्यों? क्योंकि इसमें खाने का आइटम नहीं है, और एल्गाई को आप प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, यानी कि उसको आप मैसिव लेवल पे बना भी सकते हैं। और लास्ट है फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल, ये अभी एडवांस स्टेज में है, यानी कि आज की डेट में ये मौजूद नहीं है, बट हाँ इन फ्यूचर ये मौजूद हो सकता है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स, यानी कि क्या बोला जा रहा है, इंजीनियरिंग कर दीजिए, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दीजिए पूरे के पूरे क्रॉप को। जब आप जेनेटिकली मॉडिफाई कर देंगे क्रॉप को तो क्या होगा, इससे उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा और उससे आप ज्यादा यील्ड में ज्यादा स्टार्च वाला प्रोडक्ट और ज्यादा एथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये है जीवन योजना जो कि बोल रहा है कि हम इसमें पैसा लगाएंगे, बायो एथेनॉल बनाएंगे। फिर देखिए बायोमास पेलेट्स, बायोमास पेलेट्स क्या होते हैं दोस्तों, ये हैं बायोमास पेलेट्स। आप देखिए जो लंबी लंबी लकड़ियां हैं उसको जलाने से बेहतर क्या होता है, लकड़ी को छोटे छोटे एरिया में पैलेट्स में डिवाइड कर दीजिए, पेल्टाइजेशन बोलते हैं इसे। पेलेटाइजेशन में क्या करते हैं, आप पूरी की पूरी लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े बना देते हैं और फिर इसको थर्मल पावर प्लांट्स में डाल दीजिए। उससे फायदा क्या होगा, ये जलेगा अच्छा, इसका जो जलने का प्रोसीजर है वो बहुत अच्छा है। और जो भी चीज जितनी अच्छी जलती है, याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस कम करेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड के एमिशंस कम करेगी, यानी वो एमिशंस रिड्यूस हो जाते हैं जो भी चीज जलती है। तो वो बोल रहे हैं कि थर्मल पावर प्लांट्स में बायोमास पेलेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर देखिए सतत इनिशिएटिव, सतत इनिशिएटिव क्या बोल रहा है यहाँ पे, सतत इनिशिएटिव फोकस कर रहा है कि
सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम, जो कि कंप्रेस्ड बायोगैस। अभी बायोगैस क्या होती है, एक बार बायोगैस का आप प्लांट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा बायोगैस क्या होती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, दिस इज बायोगैस प्लांट। इस बायोगैस प्लांट के अंदर आप सबसे पहले तो एक चीज देखिए, ये जो पूरा का पूरा एरिया है, इसको आप क्या करते हैं, अर्थ के नीचे, या अर्थ के नीचे कह रहा हूं सॉरी, लैंड के नीचे आप दबा के रखते हैं। जब आप लैंड के नीचे दबा के रखते हैं, यानी कि एक पूरे का पूरा आप ये देख सकते हैं बायोगैस का प्लांट जो होता है वो किस तरीके से काम करता है। ये है बायोगैस का प्लांट। तो आपने क्या करा है, ये है आपका लैंड का एरिया, इसके नीचे आपने क्या रखा है, डाइजेस्टर। इस डाइजेस्टर के अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं आप, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन, आप जानते होंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन क्रिएट करा जाता है यहां पे बायोगैस प्लांट के अंदर। और वेस्ट वाटर यहां पे आप डालते हैं, यानी कि यहां पे स्लरी डालते हैं। अब स्लरी क्या होती है, आप देखिए जितना भी गोबर है, यानी कि जो भी खाद वाला ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो भी चीजें मौजूद हैं जो हम वेस्ट मानते हैं, ऑर्गेनिक होनी चाहिए, पेड़ हैं, पत्तियां हैं, जो भी चीजें, उसको थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा उसमें आप एक मिक्सचर डालते हैं ताकि वो फर्मेंट अच्छे से हो सके, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे से काम कर सकें, वो स्लरी बोलते हैं उसे। उस स्लरी को आप यहां डालते हैं, वो यहां पड़ा होता है स्लरी। इस स्लरी से प्रॉब्लम क्या होती है, यानी कि इस स्लरी का यूज क्या होता है, ये स्लरी लैक ऑफ ऑक्सीजन के अंदर डाइजेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको फर्मेंट करना स्टार्ट करते हैं। एक बात याद रखिएगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी तो वहां से निकलेगा मीथेन। तो मीथेन गैस निकलती है यहां से, इस गैस को हम लोग यूज करते हैं एज अ रिसोर्स। मीथेन जो है CH4 बहुत ही रिसोर्स एफिशिएंट गैस है जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर उसी चीज को हम लोग कंप्रेस कर दिया जाए, ये है बायोगैस, इसको बोलते हैं बायोगैस मीथेन वाली, और इसी को अगर आप कंप्रेस कर दो और यूज करो तो आप बोलोगे कंप्रेस्ड बायोगैस, जिसके लिए सतत इनिशिएटिव लाया गया है। सो आई होप दोस्तों आप लोग सारी चीजों को पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं, और कोई भी डाउट्स हैं तो आप पूछिए मेरे से कमेंट सेक्शन में, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। तो यहां पे सिर्फ आर्टिकल में यही बोला गया है कि G20 जो है इन सभी चीजों पे फोकस करे और एक बहुत ही बेटर इनिशिएटिव लेके आ सकता है, मोल्ड कर सकता है पूरे के पूरे विश्व को, G20 कंट्रीज को। सो आई होप यू लाइक द सेशन, और कोई भी डाउट्स होते हैं जरूर पूछेगा। टिल देन थैंक यू सो मच, आई विल सी यू टुमारो सेम टाइम, और आर्टिकल्स को और डीप में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।